एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एसएसटी के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो इस वीडियो से आपके इस चैप्टर के सभी शॉर्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक एक टॉपिक से क्वेश्चन को हम यहाँ कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, यूनिट टेस्ट हो, आप प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करना चाह रहे हो या बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी में आपके हेल्प करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन होंगे, कुछ 20 प्लस भी हो सकते हैं, बट काफ़ी सारे क्वेश्चन वन लाइन भी है जिससे आपको एमसीक्यूज में हेल्प मिले और मतलब कि पूरे चैप्टर का ही अच्छा सा हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ऐसे ही अगर आपको बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने तो क्लास 10 एसएसटी की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ मैंने एसएसटी के सभी चैप्टर्स की भी वीडियो पेस्ट कर दी है। मैंने डिजिटल बोर्ड पर सभी चैप्टर्स को रिक्रिएट कर दिया है, आप जाके वीडियोज़ देख सकते हो, चैप्टर समझ सकते हो बहुत ईजिली। और फिर चैप्टर समझने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए ये सीरीज़ है जहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, इधर फॉर योर हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज the major changes that occurred in the political and constitutional scenario due to French Revolution in Europe? फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया यूरोप में, यानी कि फ्रांस में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो उससे क्या क्या चेंजेस आए थे। तो आपको याद होगा कि जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक मेजर चेंज क्या होता है कि जो सोवरेनिटी थी, फ्रांस को रूल करने की जो पावर थी, वहाँ के मोनार्क से, यानी कि वो लुइस 16 से कहाँ चली जाती है, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स पे चली जाती है। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। ये एक बिल्कुल ही ना पूरे वर्ल्ड स्टेज पे एक तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये साबित करा था और एक ग्लिम्स, एक ट्रेलर टाइप सबको दिखा दिया था क्या, कि अगर ऐसा रेवोल्यूशन अगर कोई सक्सेसफुल हो जाए तो लोग जो है, जो आम जनता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के अपनी डेस्टिनी अपने नेशन की शेप कर सकते हैं। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो सक्सेसफुल हो गए थे। अब हमने चैप्टर में भी पढ़ा कि कैसे दोबारा कंजर्वेटिज्म आ गया था, फिर से मोनार्क आ गए थे, और कैसे जब जनता जो है प्रोटेस्ट करती है, एक साथ मिलकर जो है यूनाइटेड होके जब एक साथ लड़ती है जनता, तो फिर से मोनार्की गिरी थी और फ्रेंच बन गया, एक फ्रांस बन गया, एक पूरा एक अपना नेशन विद इट्स, हमने देखा सेलिएंट फीचर्स। तो यही चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ी है कि कैसे जो है सिटीजन्स की वैल्यू और नेशनलिज्म की वैल्यू सब हमने इस चैप्टर से सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े सिंपल है, हु वाज फ्रेडरिक सॉरी, ये फ्रेंच पेंटर थे, ठीक है। और उनकी पेंटिंग का नाम क्या था, अब आप ये मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में। तो ये वीडियो आपका एक टेस्ट भी हो जाएगी, ठीक है, कि आपको चैप्टर कितना याद है। तो ये बताओ मुझे, फ्रेडरिक सॉरी की पेंटिंग का नाम क्या था, एक पर्टिकुलर नाम था उनकी पेंटिंग का, ये बताओ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में। आंसर नंबर एनीथिंग, आंसर नंबर 1 कर देना, क्योंकि मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे इस वीडियो में पूछने भी वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अर्न्स्ट रेनन। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अर्न्स्ट रेनन के बारे में बुक में एक छोटा सा बॉक्स गिवन है, वहाँ हमें नेशन स्टेट का रियल मीनिंग बताया गया है कि नेशन स्टेट वो होती है बेसिकली, वो जगह को हम नेशन स्टेट कहेंगे जहाँ के लोग हिस्ट्री और कल्चर तो शेयर कर ही रहे हैं, साथ ही के साथ उन लोगों ने कोई पॉपुलर स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट करा है, एक साथ मिलकर उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई करी है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रेंच सिटीजन्स ने करी, और इंडिया में हमारे सभी नेशनल लीडर्स ने, हमारी जनता ने कैसे ब्रिटिशर्स से फाइट करके इंडिया को एक नेशन बनाया। ये चीज़ उन्होंने समझाई थी कि अगर हम किसी नेशन को नेशन स्टेट कह रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री है, कल्चर है, सब है, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक पॉपुलर स्ट्रगल जो सभी जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने मिलकर स्टार्ट करा। तो ये बात एक फ्रेंच फिलोसोफर ने समझाई थी, नेशन स्टेट का रियल मीनिंग। उनका नाम क्या था, अर्न्स्ट रेनन, याद रखना 1 मार्कर के लिए। विच वर्ल्ड फेमस इवेंट इज रिगार्डेड एज क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। 1 मार्कर एमसीक्यू किसी में भी आ सकता है। कौन सी वर्ल्ड फेमस इवेंट को हम कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल था नेशनलिज्म का, फ्रेंच रेवोल्यूशन को कहते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन से ईयर में हुआ था, अब ये बताओ कमेंट सेक्शन में। आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ज़ोल्वेरीन, हाउ वाज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ज़ोल्वेरीन हमने पढ़ा कैसे भैया, यहाँ पे इनका क्या सिस्टम चल रहा था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं, एक स्टेट से दूसरी से कुछ किलोमीटर ही आप पार करके जाओगे तो करेंसी बदलनी पड़ेगी। अब जैसे अगर आप अमेरिका जाते हो तो यू नीड डॉलर्स, ठीक है। आप यूरोप में घूमने जा रहे हो तो काफ़ी सारी वहाँ कंट्री में आपको यूरो की जरूरत पड़ेगी। अब इनके यहाँ क्या चल रहा था, अरे कुछ किलोमीटर ही दूर बराबर वाले शहर में जाना है तो वहाँ करेंसी बदल रही है, और करेंसी नहीं मीटर की यूनिट्स भी बदल जाती थी कि यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू कुछ सेंटीमीटर है तो कहीं और कुछ और होगा। तो इस सब चीज़ों को एंड करने के लिए एक कस्टम यूनियन बनता है जिन्होंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करी थी, आगे शॉर्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो इस कस्टम यूनियन का नाम था ज़ोल्वेरीन। ये एक जर्मन कस्टम यूनियन था, ये इसलिए बना था जिससे तारीफ को भी अबॉलिश कर दिया जाए। जो इतनी ड्यूटीज टैक्सेस लगते थे ना इम्पोर्ट्स पे,
इसलिए बना था और साथ ही के साथ इन्होंने करेंसीज को भी डिक्रीज करा था। शॉर्ट क्वेश्चन में उसे हम कवर कर लेंगे। कब बना था ज़ोल्वेरिन, अगर आपको ईयर याद है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, वरना हम शॉर्ट क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द नेपोलियनिक कोड। तो नेपोलियनिक कोड क्या है? नेपोलियन ने जो वो कोड निकाला था उसमें रूल्स बनाए थे अपने और जो लगाए थे फ्रेंच सोसाइटी में, वही था नेपोलियनिक कोड। इसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोला जाता है। एंड इट डिड अवे, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या था कि जो भी प्रिविलेजेस थी बर्थ के बेसिस पे जो लोगों को मिल रही थी कि भैया वो फर्स्ट एस्टेट वाले तो मज़े में बैठे रहते थे लैंडलॉर्ड्स अपनी ज़मीनों पे और नौकरों की तरह काम कराते रहते थे थर्ड एस्टेट वाले से, वो सब प्रिविलेजेस इसने एंड कर दी थी इस नेपोलियन ने। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने, जो कानून के सामने सभी इक्वल है, और साथ ही के साथ सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, हर को जो है राइट टू प्रॉपर्टी मिल गई थी, ठीक है। नेम 2 अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश बाय गिसेसिपी मजीनी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। यंग इटली यूरोप एट बर्न, ये दो सोसाइटी थी जो गिसेसिपी मजीनी ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रीजन हुज इनहेबिटेंट्स वर बेसिकली नोन एज सेल्ट्स। सेल्ट्स किसको कहा जाता था? बल्कान रीजन के एसोसिएट लोगों को बाल्कान्स को सेल्ट्स बोला जाता था। इन विच ईयर वियना कांग्रेस वॉज हेल्ड, 1815 में वियना कांग्रेस हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पैलेस ऑफ वर्सेलीज में, ठीक है। नेम द पर्सनैलिटी रिलेटेड टू वियना कांग्रेस, एक पर्सनैलिटी बताओ वियना कांग्रेस से रिलेटेड, कोई एक ऐसे इंसान का नाम बताओ जो वियना कांग्रेस का हिस्सा था। तो आपको याद होगा कि ड्यूक ने, कौन से ड्यूक मेटरनिस ने वियना कांग्रेस को होस्ट करा था, उन्होंने ये पार्टी करी थी जिसमें सभी ने जाके एक तरीके से इस मीटिंग में आगे कंजर्वेटिज्म को जो है इस्टेब्लिश करा था। तो ड्यूक मेटरनिस एसोसिएटेड है, हम ये लिख देंगे। विच ट्रीटी वाज साइंड टू ब्रिंग अबाउट एन एंड चेंजेस ब्रॉट अबाउट नेपोलियन वॉर। नेपोलियन ने जितने चेंजेस लेकर आया था सोसाइटी में उस सबको वापस से लाने के लिए, कंजर्वेटिज्म इस्टेब्लिश करने के लिए क्या हुआ था? वियना कांग्रेस हुई थी। व्हेन द फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, ये किसने कहा था? ये भी ड्यूक मेटरनिस ने कहा था। इनकी काफी सारी कोटेशंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हु वाज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनीज यूनिफिकेशन, जर्मनी के यूनिफिकेशन के आर्किटेक्ट कौन है? ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप इन 1830 टू 1848। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, जिनकी डिमांड्स वो नहीं थी वेजेस सैलरी वाली, जिनकी डिमांड थी कि नहीं हमें फ्रीडम चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, वो वाले एजुकेटेड मिडिल क्लास को कहाँ से एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंस्पिरेशन मिली थी रिवोल्ट्स करने की और अपनी आवाज़ जो है सामने रखने की मोनार्क्स के सामने, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से 1821 से। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ रेवोल्यूशनरीज ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815। जो रेवोल्यूशनरीज थे यूरोप के 1815 के बाद, कंजर्वेटिज्म आने के बाद, मेन डिमांड्स उनकी क्या थी? तो मेन एम था उनका कि वो मोनार्क को अपोज करें और जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई है, क्योंकि इस मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने सेंसरशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगा दी थी। नेम द फीमेल एलोगरी रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की फीमेल एलोगरी कौन है? मैरियन है। और अगर हम जर्मनी की बात करें तो इट इज़ जर्मीनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स फेयर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये 2019 का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो लिबरलिज्म जो है एक आइडियोलॉजी बॉर्न होती है हमारे यूरोप में, तो उसमें इकोनॉमिक्स फेयर में लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये आपको समझाना है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे हम? तो बेसिकली आपको याद होगा गाइस कि यूरोप में पहले दो क्लास थी, एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी यानी कि अमीर अमीर लैंडलॉर्ड्स होते थे जिसमें, और दूसरी थी पीजेंट्री क्लास, ठीक है। इनके मन में पीजेंट्री तो चाहते भी तो भी कुछ रिवोल्ट नहीं कर पा रहे थे और एरिस्टोक्रेट्स तो बहुत अच्छे से जी रहे थे कंजर्वेटिज्म्स में। तो वो कौन थे जिनके मन में ये फीलिंग आई कि नहीं हमें एक ऐसी सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी बनानी है जिसमें फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, इकोनॉमिक फ्रीडम भी सभी को मिले। तो वो थे हमारे मिडिल क्लास, ठीक है। एक मिडिल क्लास इमर्ज हो जाती है क्योंकि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है। तो ये जो मिडिल क्लास थी ये लेकर आते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म का एक नोशन। और वो क्यों लाते हैं? क्योंकि इकोनॉमिकली ये काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे थे। मिडिल क्लास बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स, ये काफ़ी सारे ना ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे थे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो वो ऑब्स्टेकल्स हम समझाएंगे कि वो चाहते थे कि ये ऑब्स्टेकल्स हट जाएं यूरोप की सोसाइटी से। पहला ऑब्स्टेकल उनके सामने क्या था? द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स में फ्रीडम नहीं था कि काफ़ी सारे ना रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लगा रखे थे गुड्स के मूवमेंट को लेकर। स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड एंड कैपिटल। स्टेट ने भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। साथ ही के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट ये चाहते थे कि ठीक हो जाए लिबरलिज्म में, इकोनॉमिक लिबरलिज्म में, कि वो जो टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन होती है ना, जो मैंने ज़ोल्वेरिन में आपको समझाया कि एक गुड्स को दूसरे गुड्स से ले जाते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं, कुछ किलोमीटर दूर ही, तो उनको ड्यूटीज, टैक्सेस पे करनी पड़ती थी, करेंसीज बदलवानी पड़ती थी, यूनिट्स बदल जाती थी। तो उस सब चीज़ों से इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो चाहते थे कि ये सब ऑब्स्टेकल्स हट जाए और एक इकोनॉमिकली लिबरल सोसाइटी बन जाए,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन 3 मेजर्स इंट्रोड्यूस बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। 3 पूछे हैं, हम सारे बताएंगे, एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी तो आ सकता है। तो जो मेजर मेजर्स जो है उन्होंने अडॉप्ट करते हैं, आपको याद होगा उन्होंने आइडिया ऑफ ला पात्री और ला सिटियोन सबसे पहले स्टैब्लिश करा। उन्होंने फ्रेंच की सोसाइटी को बताया कि ये फ्रेंच हमारा फादरलैंड है और हम सब इसके बच्चे हैं, वी आर द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, इसलिए हम अपने फ्रेंच नेशन के रिस्पेक्ट करने और इसके डेवलपमेंट के लिए सभी को साथ में मिलकर रहना है। ठीक है, जो उनका फ्लैग था पुराना वाला उसको रिप्लेस कर दिया गया था, रॉयल स्टैंडर्ड को एक फ्रेंच ट्राई कलर से रिप्लेस कर दिया गया था। फ्रेंच ट्राई कलर में कौन कौन से कलर है अभी आप ये मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। एक न्यू एस्टेट जनरल्स वर इलेक्टेड, इन्होंने अपना पार्लियामेंट टाइप अपनी बना ली थी। ठीक है, न्यू हाइम्स वर कंपोज, देशभक्ति के गीत गाए जाते थे और जितने भी लोग जो शहीद हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। जितने भी रीजनल डायलैक्ट्स थी इन लोगों ने उसको डिस्करेज करा कि जो फ्रेंच की अलग अलग टाइप के डायलैक्ट्स बोले जाते थे ना वो सबको उन्होंने जो है, जैसे हिंदी हम बोलते तो हर आप अलग अलग शहरों में जाते जाओगे तो बोलने का तरीका बदल जाता है, टोन बदल जाती है, अलग अलग तरीके से बोली जाती है एक भाषा भी। तो वो अलग अलग तरीके जो डायलैक्ट्स थे उनको इन्होंने डिस्करेज, इन्होंने कहा जो प्रॉपर फ्रेंच लैंग्वेज है वही फ्रांस में ज़्यादा बोली जाए। कॉमन लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया फ्रेंच को फ्रांस की, कि फ्रेंच लैंग्वेज ही फ्रांस में कॉमन लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, तो ये वो चेंजेस लेकर आते हैं जिससे लोगों के मन में ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हो, दैट वी आर फ्रेंच सिटीजन्स, वी आर हैविंग दिस फ्लैग, हमारा ये नेशन है, ये हमारा फादरलैंड है, हम फ्रेंच बोलते हैं। ये सब चीज़ें उनको ये दिमाग में बिठाने के लिए और अपने नेशन के लिए कलेक्टिव बिलोंगिंग फील करने के लिए ये मेजर्स अडॉप्ट करे थे रेवोल्यूशनरीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द नेपोलियनिक कोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो नेपोलियन ने सबसे पहले आपको मैंने बता ही दिया था अभी 1 मार्कर में, जितनी भी प्रिविलेजेस थी उनको हटा दिया था और इक्वालिटी बिफोर लॉ लगा दी थी। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करा था उसने फ्यूडल सिस्टम को रिमूव कर दिया था। ओके, तो नेपोलियन फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश कर देता है। फ्यूडल सिस्टम कौन सा? एक टाइप का जमींदारी सिस्टम जिसमें लैंडलॉर्ड्स की जो ज़मीनें थी, एरिस्टोक्रेट्स की ज़मीनों पे पीजेंट्स काम करते रहते थे, उस सिस्टम को एंड कर देता है। जितने भी फ्रीडम सर्फडम में बंधे हुए थे, बॉन्डेड लेबर में बंधे हुए थे, उन्हें भी बंद कर देता है, सॉरी उस चीज़ को अबॉलिश कर देता है, उन्हें फ्री कर देता है। और मनोरियल ड्यूज, जितने भी मनोरियल ड्यूज थे उनको भी अबॉलिश कर देता है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, गिल्ड बनाने पे जो ट्रेड यूनियंस एंड जितनी भी ट्रेड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थे उनको भी जो है नेपोलियन टाउन में से हटा देता है। कि अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी थी पहले ट्रेड यूनियंस बनाने पे कि कुछ कॉटन वर्कर्स है, कुछ वीवर्स है, अगर वो चाहे कि वो अपनी एक एसोसिएशन बनाए अपने राइट्स के लिए, वो सब मना था पहले फ्रेंच सोसाइटी में, नेपोलियन गिल्ड बनाने अलाउड कर देता है। ही इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर, उसने यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर लाने की भी कोशिश करी थी। और उसने कॉमन नेशनल करेंसी लाने के लिए, मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज को अच्छा करने के लिए काफ़ी सारे जो है कोशिशें करी थी अपने सिविल कोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 चेंजेस ब्रॉट बाय इन यूरोप बाय द वियना कांग्रेस। ठीक है, या फिर ट्रीटी ऑफ वियना जो हुई थी उससे क्या क्या चेंजेस आए थे फ्रांस की सोसाइटी में। तो सबसे क्या चेंजेस आए थे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम यहाँ से चेक कर लो। हम चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट अपहीवल दैट टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। फर्स्ट अपहीवल, तो देखो जब फर्स्ट अपहीवल हुआ था, जो जुलाई रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज था, तो उसमें क्या हुआ था, जो बर्बन किंग था फ्रांस के, जो रिस्टोर कर दिए थे। पहले क्या हुआ था, लुई 16 था, लुई 16 को फ्रेंच रेवोल्यूशन में हटा दिया, उसका हमने पढ़ा था कैसे उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। अब कंजर्वेटिज्म जब आया, जब नेपोलियन मर गया, उसके बाद कंजर्वेटिज्म ने क्या करा, यहाँ पे फिर से बर्बन डायनेस्टी जो है रिस्टोर करी थी। बट रेवोल्यूशनरीज ने फिर से बगावत करी जुलाई रेवोल्यूशन में। उसके फर्स्ट फेज में क्या होता है, ये ओवरथ्रो कर देते हैं बर्बन किंग को और फ्रांस बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बन जाती है फ्रांस की और साथ में मोनार्क भी जो है चलाता है फ्रांस को। और वो मोनार्क कौन बना देते हैं उसको, वो लुई फिलिपी को जो है मोनार्क बना देते हैं। अब लुई फिलिपी कौन था, उनका क्या रिलेशन था, वो भी मैंने आपको चैप्टर में समझा दिया था। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो ये फर्स्ट अपहीवल जो जुलाई रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज था, उसका एक एंड रिजल्ट क्या था कि बर्बन डायनेस्टी के किंग्स भाग गए थे और साथ ही के साथ में को हटा दिया गया था और फ्रांस बन गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और फिर जब सेकंड अपहीवल होता है उसके बाद तो फ्रांस पूरा एक फुल फ्लेड नेशन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुसेसीपी मजीनी इन स्प्रेडिंग द रेवोल्यूशनरी आइडियाज़। तो आपको पता है गुसेसीपी मजीनी तो कहते ही ये थे कि नेशन स्टेट बनना बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी हैं। इटली के जो है फॉर्मेशन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश करी और मेजर उनका जो है आपको मैंशन करना है क्या कि किस तरीके से उन्होंने जो है 2 सोसाइटीज़ बनाई थी
थी अपनी, दोनों सोसाइटीज़ का नाम आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स बतानी है जो यूरोप की सोसाइटी में फेस करी गई थी, वो हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट वाले टॉपिक में, जिसमें हमने पढ़ा था कि कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है हार्डशिप फेस करनी पड़ी थी सभी लोगों को फ्रांस में और पूरे के पूरे यूरोप में, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो यूरोप में क्या क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई थी? सबसे पहली बात, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई थी यूरोप में, जॉब सीकर्स ज़्यादा थे, जॉब प्रोवाइडर्स कम थे, स्लम्स बढ़ गए थे सिटीज़ के अंदर, आपको याद होगा, और सिलेसिया वीवर रिवोल्ट भी हमने इसी टॉपिक में पढ़ा था। सिटीज़ हैड बिकम ओवर क्राउडेड और स्लम्स जो थे वो सिटीज़ में बन गए थे, रूरल एरिया से लोग जॉब ढूंढने के लिए सिटीज़ में आ जाते थे। स्मॉल प्रोड्यूसर जो थे टाउन के, यानी कि जो टाउन में कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे, उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ा था इंपोर्ट से, यानी कि वो जो चीज़ें प्रोड्यूस करते थे वो महंगी पड़ती थी, वो फैक्ट्री मेड गुड्स से, ठीक है, तो इसलिए उन्हें इंपोर्ट से, फैक्ट्री मेड गुड्स से बहुत कंपटीशन झेलना पड़ रहा था। एंड इन दोज रीजन ऑफ यूरोप वेयर एरिस्टोक्रेटी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज। और अभी भी यूरोप के कुछ जगह, जैसे फ्रांस में हट गया था फ्यूडल सिस्टम, बट कुछ जगहों में नहीं हटा था ना, वहाँ पे पीजेंट्स फिर से वही सब प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, फ्यूडल ड्यूज को। और फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, साथ ही के साथ बैड हार्वेस्ट भी हो जाता है, इससे लोगों के पास पैसा ऑलरेडी नहीं था, और बैड हार्वेस्ट यानी कि फसलें खराब होने की वजह से फूड प्राइसेस भी हाई हो जाते हैं। इतने सारे जब हार्डशिप जो है यूरोप के लोगों ने फेस करी, तो तब फ्रांस में आपको याद होगा सेकेंड अपहीवल होता है जुलाई रेवोल्यूशन का, और फाइनली फ्रांस एक नेशन बन जाता है। तो ये जो है इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस करी गई थी पूरे के पूरे यूरोप में। तो ये आप जो है 4-5 पॉइंट्स देख लीजिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डिड द कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। हमने रोमांटिसिज्म टॉपिक पढ़ा था, जिसमें जो है फिलोसोफर्स ने कहा कि सिर्फ बगावत करके और हथियार उठा के ही हम नेशन के लिए प्यार नहीं जगा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें उन्होंने क्या समझाया कि हम फोक टेल्स यानी कि जो लोकल कहानियाँ होती हैं, लैंग्वेज से प्यार जगा के, और ब्यूटीफुल डांसेस जो हो गए, फोक डांसेस हो गए, और भी बहुत सारे मीन्स के थ्रू लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग जगा सकते हैं। ये था रोमांटिसिज्म, एक कल्चरल मूवमेंट जिसने जो है लोगों को, हम पोलैंड का एग्जाम्पल पढ़ा, आपको याद होगा कि कैसे वहाँ पे लोग लैंग्वेज को सहारा बना के नेशनलिज्म की फीलिंग को इमर्ज करा था। तो वही चीज़ हमें समझानी है इसमें कि क्या रोल प्ले करा गया था बाय द कल्चर, ठीक है। तो सबसे पहले रोमांटिक आर्टिस्ट का आपको एग्जाम्पल दे देना है कि उन्होंने क्या कहा था। रोमांटिसिज्म या कल्चर मूवमेंट, इसका मतलब क्या, उन्होंने कहा कि हम किस पे फोकस करेंगे, लोगों के इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे। तो कैसे उन्होंने ये रोमांटिसिज्म के आइडिया को जो है पॉपुलर करा था। सबसे पहला रोमांटिसिज्म का एक एग्जाम्पल आपको पता है क्या है? फीमेल फिगर्स में नेशन को पर्सोनिफाई करना भी रोमांटिसिज्म का और ये कल्चरल मूवमेंट का एग्जाम्पल था। जब फ्रांस की मैरियन के स्टैचू बने, जर्मनी के जो है स्टैचूज बने, तो लोगों ने उनसे खुद को कनेक्ट करा एंड दे थॉट दैट येस, ये हमारा मदरलैंड है एंड इसके लिए हमें फाइट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला एक एग्जाम्पल क्या है रोमांटिसिज्म का, दैट आर्टिस्ट ने 18 और 19 सेंचुरी में फीमेल फिगर्स में नेशन को पोर्ट्रे करना शुरू करा। इससे लोगों के मन में एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बना अपने नेशन के कि हाँ, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा नेशन है, हमें इसके लिए फाइट करना पड़ेगा, और जो है नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के मनों में इमर्ज हुई। तो पहला एग्जाम्पल में आप जो है रोमांटिसिज्म के जर्मेनिया और जो है मैरियान मेंशन कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। लैंग्वेज में हमें पोलैंड का एग्जाम्पल देना होगा कि कैसे रशियन ने जब पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था तो उन्होंने वहाँ पोलिश भाषा बोलने को मना कर दिया था, बट फिर भी वहाँ पे जो प्रीस्ट होते थे, जो पादरी होते थे, उन्होंने चर्च में अपनी पोलिश भाषा को यूज़ करा, जिससे वहाँ के लोग अपनी लैंग्वेज से टच में रहें, उसे भूलें ना, और इसी तरीके से वो फ्रीडम पा सकते थे। बट आपको याद होगा कि वो उन्होंने प्रीस्ट को उठा के साइबेरिया में बंद कर दिया था। और वहाँ पे एक ऐसे कौन थे, कार्ल कुप्रिंस्की एक आर्टिस्ट थे, वो उन्होंने क्या करा था, अपने जितने भी वो शोज़ करते थे, उन्होंने उसमें जो पोलैंड के 2 फेमस डांसेस थे वो स्टार्ट कराए, सो दैट जब लोग उन डांस को देखेंगे वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूलेंगे दैट दे आर पोलनीज। तो लैंग्वेज भी और साथ ही के साथ जो फोक टेल्स होती है, फोक डांसेस होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग को इंक्रीज करने में। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने समझा दी है। नेक्स्ट जो है गाइस, रोमांटिसिज्म का जो पहला एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया था वो कौन सा था, कि जब एक जर्मन फिलोसोफर, नाम अगर आपको याद है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, उन्होंने क्या कहा था कि अगर हमें रियल कल्चर देखना है किसी भी कंट्री का, या फिर अगर जर्मनी का स्पेशली, उन्होंने कहा था कि अगर रियल कल्चर देखना है तो वो राजा महाराजाओं के घर पे नहीं मिलेगा, वो दास वोक्स में मिलेगा, यानी कि कॉमन सिटीजन्स में मिलेगा वहाँ के। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जो फोक सॉन्ग है, फोक कल्चर,
फोक टेल्स, ये सब चीज़ें नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ावा देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कोई अपना फोक टेल सुनते हो तो आप अपने कल्चर से एसोसिएट, अपने नेशन से एसोसिएट होते हो। अगर आप फोक डांस देख रहे हो, जैसे हमारी कंट्री के कितने सारे फोक डांसेस हैं, ये हमारी पहचान बनाते हैं, तो ये चीज़ जो है आप मेंशन कर सकते हो। रोमांटिसिज्म मूवमेंट में मेजर 3 चीज़ थी। पहला दास फोक वाला जो एक क्राइटेरिया दिया था जर्मन फिलोसोफर ने, उन्होंने कहा कि जो लोकल हमारी चीज़ें, हमारे लोकल डांस, फोक मतलब लोकल डांस, हमारी लोकल पुरानी कहानियाँ, ये हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग को, अपने देश से प्यार को इंक्रीज कर सकती हैं। दूसरा, हमने पोलैंड का एग्जाम्पल में लैंग्वेज का रोल भी पढ़ा और पोलैंड के 2 डांसेस से भी समझा कि कैसे लोग अपने देश से जुड़े रहे जब वो अपने उन देशों के डांसेस को देखते रहे, लोकल डांसेस को। तीसरा, आप खुद से मेंशन कर देते हैं जर्मनी और मारियान के स्टैचू का, कि कैसे नेशन को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जो है शो करके एक नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ावा दिया गया। तीनों आप मेंशन कर देना अगर ये लॉन्ग आंसर में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू मेंशन। अब ये तो पूरा आपको एक चैप्टर से रिवाइज कर लेना, ठीक है, वरना ये वीडियो की लेंथ बहुत इंक्रीज हो जाएगी अगर मैं आपको ये भी समझाऊंगी। वो आप चैप्टर से पढ़ लेना कि कैसे इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। दीज आर द पॉइंट्स, यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स, ठीक है। और वैसे अगर आपको इन क्वेश्चन आंसर्स का नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के लिए है, ठीक है। शॉर्ट तो हमने काफ़ी सारे कर लिया है। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ये सभी हमें प्रैक्टिस करने हैं। एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे ये ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ, इटली का हुआ। अगर आप इन चीज़ों को समझ लोगे, ठीक है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस मैंने चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड करी है, आप जाके चैप्टर का उसी पॉइंट पे जो है स्किप करो, ठीक है। इटली वाले पॉइंट पे जाओ, पूरा इटली वाला पॉइंट सुनो खुद से दिमाग में और एक फ्लो चार्ट बना लो, तुम्हें ये क्वेश्चन रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो इटली का यूनिफिकेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जर्मनी का भी है, ब्रिटेन का भी है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों को आप एक बार एक फ्लो चार्ट बना के अपनी नोटबुक में लिख लो, तुम्हें याद हो जाएंगे और रट्टा मार के नहीं, अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 27। हाईलाइट द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्टिक टेंशन इन द बाल्कान रीजन। तो बाल्कान रीजन की नेशनलिस्टिक टेंशन तुम्हें याद होगी कि ये रीजन जो था, यहाँ इंटेंस राइवलरी हो जाती है लोगों में कि जब ऑटोमन एम्पायर से जब ये अलग हो रहे होते हैं, तो फिर ये नेशनलिज्म की फीलिंग को यूज़ करके एक दूसरे पे भी हमला कर शुरू कर देते हैं टेरिटरीज गेन करने के लिए। और प्लस ये एरिया बाल्कान इतना ज़्यादा रिसोर्सेज वाइज रिच था, तो जो बड़ी बड़ी सुपर पावर थी, USA हो गया, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, उनकी भी बहुत नज़र थी इस एरिया में, और इसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी लॉन्ग है, इसको भी आप कैसे लर्न करोगे, जाओ चैप्टर की वीडियो को ओपन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, स्किप करो बाल्कान वाले एरिया पे, समझो जो समझाया गया आपको उसमें से, और अपना एक फ्लो चार्ट बनाओ, एंड तब आपको ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम आज की वीडियो का। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सभी इंपॉर्टेंट है ये चारों, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन, एंड आई होप इससे आपने देखा होगा आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बस मैंने शायद एक क्वेश्चन वहाँ से नहीं डाला, सिलीसिया वीवर वाले रिवोल्ट से, और एक आध शायद रह गया होगा एक टॉपिक, जो हम आगे जब शॉर्ट क्वेश्चंस को जब देखेंगे तब हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और चैप्टर्स पढ़ने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, पिंड कमेंट को चेक कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।